2018 में ये स्टॉक लगभग 1200 तक गया था और उसके बाद ऐसा क्रैश आया कि लगभग 90% उससे भी ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। जिन लोगों ने टॉप के ऊपर खरीदा था उनका पैसा लगभग खत्म हो गया। लेकिन आज करीब 7 साल बाद क्या वही स्टॉक फिर से साइलेंटली कमबैक कर रहा है? क्या सम्मान कैपिटल अगले 3 से 5 साल में मल्टीपैकर बन सकता है या सिर्फ एक वैल्यू ट्रैप है? आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल, फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग, बिजनेस मॉडल और रिस्क सब कुछ डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल देखेंगे। उसके लिए हम स्क्रीनर के ऊपर आ जाता है, लेकिन उससे भी पहले हम समझते हैं कि सम्मान कैपिटल आखिर करता क्या है। पहले इस कंपनी का नाम था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। रियल एस्टेट स्लो डाउन, आरबीआई रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की स्लो डाउन, ये सारे रीजंस के कारण स्टॉक लगातार गिरता गया। लेकिन मैनेजमेंट ने सिर्फ नाम नहीं बदला, पूरे बिजनेस मॉडल को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। आज कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग, मॉर्गेज लोन्स और रिटेल लैंडिंग पे ज्यादा फोकस कर रही है। अब सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनर का ओवरव्यू, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि मार्केट इस कंपनी को किस नजर से देख रही है। सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें तो दैट इज अराउंड 20,401। मतलब कि कोई छोटी पैनी कंपनी नहीं है, ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एनबीएफसी है जिसके बिजनेस का साइज काफी बड़ा है। अब आते हैं करंट प्राइस पे 176 है और 52 वीक का हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो इज 114 एंड 52 वीक हाई इज 193। अब इसके नीचे आते हैं, देखिए आप बुक वैल्यू देखोगे तो 164 है और करंट मार्केट प्राइस है 176। यानी कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से सिर्फ थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसी वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1.07 है। अभी हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी, ये दो जो सेक्टर है उसमें प्राइस टू बुक सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर में उसको काउंट किया जाता है। अगर किसी अच्छी क्वालिटी की एनबीएफसी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना शुरू कर दे तो मार्केट उसे 2 से 3 गुना बुक वैल्यू भी वैल्यूएशन दे देता है। इसीलिए वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक अभी बहुत एक्सपेंसिव नहीं दिखता है। लेकिन अब सवाल आता है कि वैल्यूएशन अभी इतनी अट्रैक्टिव है तो फिर मार्केट इसे हायर वैल्यूएशन क्यों नहीं दे रहा है? तो इसका जवाब हमें मिलेगा ये दो नंबर से, आरओसी 4.92 और आरओई तो नेगेटिव में है। इसका मतलब कि कंपनी अभी अपने शेयर होल्डर्स के कैपिटल पे अच्छी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है। यानी कि वैल्यूएशन सस्ती दिख रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी चैलेंज बनी हुई है। यही रीजन है कि मार्केट अभी कॉशियस अप्रोच रख रहा है। अब आते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे, दैट इज 2.73। अभी देखिए एनबीएफसी बिजनेस में डेब्ट होना नॉर्मल बात है क्योंकि यही उनका रॉ मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी फ्यूचर में इस डेब्ट का एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट बढ़ा पाती है या नहीं। एक और अच्छी बात अगर हम देखें तो प्लेज परसेंटेज 0 है। मतलब कि प्रमोटर्स या तो जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है उन्होंने शेयर्स गिरवी नहीं रखे। ये गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट हम इसको मान सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी अभी 0% जितनी है। मतलब कि कंपनी अभी जो भी उसका प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, लेकिन बिजनेस टर्न अराउंड और ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अगर हम सिर्फ पिछले 2-3 साल देखें तो शायद पिक्चर थोड़ी नेगेटिव लगेगी, लेकिन मैं हमेशा किसी भी कंपनी को कम से कम 10 साल के पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करती हूँ और यहीं से सम्मान कैपिटल की पूरी जर्नी हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। 2015 में 7,200 के आसपास था। फिर अगले कुछ सालों तक बिजनेस लगातार बढ़ता रहा, ये देखिए अग्रेसिवली ग्रो करता रहा था, राइट। इसके बाद काफी कहानी बदलने लगी। 2020 के बाद रेवेन्यू लगातार प्रेशर में आ गया अगर हम देखें तो, और आज भी रेवेन्यू लगभग 8,000 करोड़ के आसपास ही है। मतलब कि कंपनी अभी तक अपने पुराने बिजनेस साइज तक वापस नहीं पहुंच पाई है और यहीं से हमें समझ में आता है कि कंपनी अभी भी रीबिल्डिंग फेज में है। अभी सिर्फ रेवेन्यू हम नहीं देखेंगे, एनबीएफसी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। तो अभी ये लाइन के ऊपर आप नजर बनाइए। यहाँ से हमें पता चलता है कि लैंडिंग बिजनेस वास्तव में कितना पैसा कमा रहा है। देखिए 2019 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ता रहा था, राइट। 2019 तक ये बढ़ा है, 5,600 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट लगातार गिरने लगा और फाइनेंशियल ईयर 25 में तो नेगेटिव भी आ गया था और फिर अभी रिकवरी उसमें वापस हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। मतलब कि बिजनेस अभी प्रॉफिटेबिलिटी रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। अब नीचे आप फाइनेंसिंग मार्जिन के ऊपर नजर डालिए। पहले कंपनी 30% या उससे भी ज्यादा परसेंटेज से ज्यादा मार्जिन पे काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे मार्जिन घट के 20% हो गया। बीच में तो वो नेगेटिव भी चला गया था और अभी भी -27% जितना है नेगेटिव में। तो इसका क्या मतलब होता है
कि जब नेगेटिव हो गया है फाइनेंशियल मार्जिन, तो सिर्फ रेवेन्यू कम नहीं हुआ है बल्कि बिजनेस की अर्निंग एफिशिएंसी भी कमजोर हो गई है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। 2015 से लेके 2019 तक प्रॉफिट लगातार कमा रही थी कंपनी, और उस समय बिजनेस अपने गोल्डन फेज में था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट लगातार गिरता गया। 2025 में कंपनी लॉस में चली गई और 26 में अभी भी वो लॉस में ही है। राइट, आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, यानी कि टर्न अराउंड अभी पूरी तरह की कंप्लीट नहीं हुआ है, और यही इस इन्वेस्टमेंट थीसिस का सबसे बड़ा रिस्क भी है। ईपीएस की भी अगर हम बात करें तो ईपीएस पहले काफी मजबूत था, देखिए यहाँ तक जब कंपनी का गोल्डन फेज चल रहा था, लेकिन पिछले सालों में तो ये नेगेटिव हो गया है, मतलब कि शेयर होल्डर्स की अर्निंग अभी प्रेशर में है। अब डिविडेंड पहले कंपनी पे करती थी अपने शेयर होल्डर्स को, अभी उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया है। तो मुझे यहाँ एक फेल कंपनी नहीं दिख रही है, मुझे एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है। हाँ, टर्न अराउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट्स में प्रॉफिट वापस आ जाता है तो यहीं से नंबर्स फ्यूचर में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल के ऊपर आते हैं। देखिए 2015 में इक्विटी कैपिटल सिर्फ 71 करोड़ की थी, और आज ये बढ़ के हो गई है 229 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी का इक्विटी बेस समय के साथ बढ़ा है। यहाँ पे एक बात जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर इक्विटी लगातार बढ़ रही हो लेकिन प्रॉफिट उसी स्पीड से ना बढ़े तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की अर्निंग डायल्यूट भी हो सकती है, और इसीलिए इक्विटी को हमेशा प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना चाहिए। अब आते हैं रिजर्व पर। रिजर्व्स किसी भी कंपनी की एक्यूमुलेटेड अर्निंग होती है। यहाँ अच्छी बात यह है कि इतने बड़े डाउन टर्न के बावजूद भी कंपनी के रिजर्व्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। राइट, फाइनेंशियल ईयर 26 में रिजर्व थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी के पास मजबूत नेटवर्क मौजूद है अभी भी, यानी कि बैलेंस शीट अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। अब आते हैं बोरोइंग के ऊपर। बोरोइंग के ऊपर अगर आप नजर डालोगे तो एनबीएफसी के लिए डेट वो कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि उनका रॉ मटेरियल होता है। कंपनी जितना पैसा बोरो करती है उसी से आगे लोन्स भी देती है, और इंटरेस्ट पेड उसी से वो पैसा कमाती है। इसीलिए एनबीएफसी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह एनालाइज हमें नहीं करना चाहिए। अब नंबर्स देखिए, यहाँ से कितनी थी 2018-19 का अगर आप नंबर्स देखेंगे दोनों के, तो लगभग 1.1 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी, यानी कि कंपनी बहुत एग्रेसिव ग्रोथ फेज में थी। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट ने धीरे धीरे लेवरेज कम करना शुरू किया, बोरोइंग लगातार नीचे आती गई, और फाइनेंशियल 2025 की बात करें तो 42,700 करोड़ रह गई। फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो 51,800 करोड़ वहां तक थोड़ा सा बढ़कर पहुंच गई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात अमाउंट की नहीं है बल्कि क्वालिटी की है। अगर बोरोइंग प्रॉफिटेबिलिटी लोन बुक बनाने के लिए यूज होती है तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ तो फिर यही बोरोइंग प्रेशर भी बन सकती है। अब टोटल लायबिलिटीज देखिए। टोटल लायबिलिटीज पहले कितनी थी 57,075, 103, 132, और अभी वो कितनी रह गई है 74,000 के आसपास है। 2018 के बाद लगातार कम हुई है। इसका मतलब कि मैनेजमेंट पिछले कुछ सालों से बैलेंस शीट को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये टर्न अराउंड कंपनीज में एक हेल्दी साइन माना जाता है। एसेट्स की बात करें तो देखिए एसेट्स पहले कितने थे, यहाँ पे पिक में अगर हम देखेंगे तो 1.32 करोड़ के आसपास थे। राइट, लेकिन फिर धीरे धीरे बिजनेस रिसाइज हुआ और आज एसेट जो है वो लगभग 74,000 करोड़ के आसपास है। पहली नजर में ये हमें नेगेटिव लग सकता है, लेकिन कई बार मैनेजमेंट जानबूझकर रिस्की एसेट्स को बेचती है, जो नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो है उसको कम करती है और बिजनेस को लीन बनाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो शॉर्ट टर्म में एसेट्स कम दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ज्यादा मजबूत बनती है। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम थोड़ी नजर डालेंगे। देखिए पिछले सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 2 साल में आप देखिए 7,000 से बढ़ के 14,000 और यहाँ पे 17,000, मतलब कि लास्ट 2 इयर्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। इसका मतलब कि मैनेजमेंट धीरे धीरे कैपिटल एलोकेशन के ऊपर दोबारा काम कर रही है। आगे चल के यही इन्वेस्टमेंट फ्यूचर अर्निंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट को अगर मैं पूरा समराइज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ से 2 बातें क्लियर दिख रही है। नंबर 1, मैनेजमेंट पिछले कुछ सालों से बैलेंस शीट को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, और नंबर 2, टर्न अराउंड की फाउंडेशन अब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है, सबसे पहले बैलेंस शीट में दिखने लगी है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगर इसी मजबूती के साथ बैलेंस शीट आगे प्रॉफिटेबिलिटी लेके आती है
तो मार्केट वैल्यूएशन भी बदल सकती है। लेकिन अगर अर्निंग वापस नहीं आती तो सिर्फ बैलेंस शीट मजबूत होने से मल्टीबैगर स्टॉक नहीं बन सकता है। अब हम आते हैं कैश फ्लो के ऊपर। देखिए, कैश फ्लो को वॉरेन बफेट है ना बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, हमें भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च करते रहना चाहिए, राइट। देखिए, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो, कैश जो है उसको फेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से वास्तव में कितना कैश जनरेट कर रही है। अगर शुरुआती साल देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव में था, आप यहाँ पे देखोगे तो, राइट। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, मतलब कि बिजनेस ग्रो तो कर रहा था लेकिन जो कैश कंज्यूम भी वो बहुत ही कर रहा था। 2019-20 में फिर वो पॉजिटिव में आ गया, राइट। फिर यहाँ से वापस डिक्रीज हो गया, अभी वापस कुछ नेगेटिव में ही आपको 26 में दिख रहा है, यानी कि अभी भी कैश जनरेशन पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। और टर्न अराउंड कंपनीज की सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है। अभी दूसरी लाइन में देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप ये लाइन के ऊपर ध्यान देना, हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ सालों में इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है और कुछ में पॉजिटिव, राइट। कहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो कहीं पे एसेट्स बेचकर भी कैश जनरेट किया जा रहा था, यानी कि कैपिटल एलोकेशन अभी डायनेमिक फेज में है, राइट। फिर तीसरी लाइन अगर आप देखोगे फाइनेंशियल एक्टिविटी, राइट। एनबीएफसी के लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही बताती है कि कंपनी डेब्ट रेज कर रही है या नहीं, या रिपेयर कर रही है। तो 2015 से लेके 2018 तक के नंबर्स अगर आप देखोगे तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव था, मतलब कि कंपनी लगातार बोरो करके बिजनेस एक्सपांड कर रही थी। यही वो फेज था जब कंपनी अग्रेसिवली ग्रो कर रही थी। लेकिन 2019 के बाद पिक्चर बदल गई, फाइनेंसिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव होने लगा, मतलब कि मैनेजमेंट बोरोइंग कम कर रही थी, डेब्ट को रीपे कर रही थी और बैलेंस शीट को धीरे धीरे रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी। अब फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल कैश फ्लो फिर से पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब कि कंपनी ने दोबारा फंडिंग रेज की है। अगर ये पैसा प्रोडक्टिव लोन बुक बनाने में यूज होता है तो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं हुई तो फिर फंडिंग फ्यूचर प्रेशर भी बना सकती है। अब नेट कैश फ्लो, यहाँ पे एक चीज हमें साफ दिखाई देती है, कैश फ्लो बिल्कुल भी लीनियर नहीं है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, यानी कि बिजनेस अभी ट्रांजिशन फेज में है। स्टेबल मैच्योर बिजनेस जैसा पैटर्न अभी इसमें नहीं दिख रहा है। अब इसके नीचे फ्री कैश फ्लो के ऊपर आ जाइए। फ्री कैश फ्लो के नंबर्स में भी कुछ ऐसा ही है, लगातार ऊपर नीचे होता रहा है। इसका मतलब कि कंपनी अभी कैश एक्यूमुलेशन फेज में नहीं लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग फेज में है, और यही रीजन है कि इन्वेस्टर को सिर्फ एक साल का डेटा देकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ कोई परफेक्टली स्टेबल बिजनेस नहीं दिखाई देता है, मुझे यहाँ एक ऐसी कंपनी दिख रही है जो पिछले कुछ सालों से अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, फंडिंग स्ट्रक्चर बदल रही है और धीरे धीरे खुद को अगले ग्रोथ साइकिल के लिए, ग्रोथ फेज के लिए रेडी करने की कोशिश कर रही है कि क्या आने वाले 2-3 साल में यही ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव रहना शुरू होगा। अगर ऐसा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है और मार्केट वैल्यूएशन भी बदल सकती है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार वीक ही रहा तो फिर इसमें टर्न अराउंड जैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेज के ऊपर आते हैं, इनसाइट्स। देखो, इसको रिव्यू करने का मुझे बहुत ही मजा आता है, अभी मैं इसको आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब तक हमने कंपनी का पास्ट देखा, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आने वाले 4 से 5 साल ये कंपनी अपनी कहानी बदल सकती है। तो यहीं से हमें थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट्स, AUM, राइट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM। याद रखिए, एनबीएफसी की दुनिया में AUM उसी तरह होता है जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेल्स, जितना बड़ा AUM उतना बड़ा लेंडिंग बिजनेस। अगर हम 2019 को देखें तो कंपनी का AUM लगभग 1,20,00,000 करोड़ 1.20 लाख करोड़ का था, लेकिन उसके बाद हर साल AUM लगातार घटता रहा। अभी पहली नजर में हमें ये काफी नेगेटिव लगता है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि बहुत सारी टर्न अराउंड कंपनीज पहले बिजनेस को छोटा करती है, रिस्की लोन्स कम करती है, बैलेंस शीट साफ करती है और उसके बाद दोबारा ग्रोथ शुरू करती है। अभी लोन बुक अप्रोक्सीमेटली 36,000 करोड़ की है,
लेकिन प्रोजेक्शन ये बता रहा है कि आने वाले सालों में धीरे धीरे बढ़ के 53,073, 97, 1.30 करोड़ लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर मैनेजमेंट इस टारगेट के करीब भी पहुंचती है तो कंपनी का पूरा ग्रोथ साइकिल बदल सकता है, लेकिन ये अभी सिर्फ प्रोजेक्शन है, इसलिए इसे गारंटी हम नहीं मान सकते हैं। अब एनुअल डिस्पर्जल, ये वाली लाइन के ऊपर देखिए, एनुअल डिस्पर्जल में हमें क्या दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी हर साल कितने नए लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब ये नंबर्स काफी कम है, लेकिन प्रोजेक्शन में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट आने वाले सालों में लैंडिंग बिजनेस को अग्रेसिवली एक्सपांड करना चाहती है। अभी इनके पास यहाँ पे नहीं मेंशन की है, लेकिन इन्होंने इंक्रीज करके उसको 1600 तक भी इसकी ब्रांचेस पहुंचने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी सिर्फ बैलेंस शीट को रिपेयर नहीं कर रही है, बल्कि पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मजबूत करने की प्लानिंग कर रही है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में सिर्फ आज की अर्निंग पे नहीं बिलीव होता है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है। अगर इन्वेस्टर को विश्वास हो जाए कि मैनेजमेंट सच में लोन बुक बढ़ा सकती है, एयूएम फिर से ग्रो कर सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ सकती है, तो वैल्यूएशन आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्शन सिर्फ पेपर पर ही रह गए और एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो मार्केट भी कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए ये पूरा जो पेज है इनसाइट का, वो कोई प्रेडिक्शन नहीं है मेरे लिए, ये एक रोड मैप है। अगर मैनेजमेंट, इससे हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट कहाँ जाना चाहती है, उसकी डायरेक्शन दिखाता है, राइट। अब ये जर्नी सफल होगी या नहीं, ये अगले कुछ सालों के क्वार्टरली रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा। तो मुझे सम्मान कैपिटल में दो चीजें देखिए एकदम साफ दिखाई देती है। पहले की कंपनी अपने जो पुराने क्राइसिस थे उससे धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और दूसरी कि अगर मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर पाती है तो यही स्टॉक्स आने वाले टाइम में मार्केट की नजर में एक बिल्कुल नई कंपनी बन सकता है। यानी कि स्टॉक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी फ्यूचर में छिपी है और सबसे बड़ा रिस्क भी फ्यूचर में छिपा है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम सबसे पहले नजर डालेंगे एफआईआई में। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव हमें इसी में दिख रहा है। लास्ट वीडियो में भी हमने जो एफआईआई होल्डिंग वाला वीडियो था, इसमें सम्मान कैपिटल का ही ऊपर ऊपर से रिव्यू किया था, जिसमें एफआईआई देखा था कि एफआईआई की होल्डिंग लगा एकदम अचानक से इसमें बढ़ गई है, राइट। फिर उसके बाद वाली डीआईआई होल्डिंग पे नजर डालते हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले टाइम में कुछ कम हुई है। यानी कि एफआईआई एक समय में बढ़ रहा है और डीआईआई बेच रहा है। देखिए, तो अभी कई बार ऐसा होता है, एक कैटेगरी बाय कर रही होती है और दूसरी सेलिंग, इसलिए सिर्फ एफआईआई बाइंग देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना सही रहेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप का पैटर्न यहाँ पे बदल रहा है। अब पब्लिक होल्डिंग की तरफ देखिए। पहले पब्लिक होल्डिंग लगभग 60% के आसपास थी, आप यहाँ पे देखोगे तो 60% के आसपास थी, अभी 40% के आसपास आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथों से निकल के बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, और अगर ये एक्यूमुलेशन फेज है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी देखिए, पहले 5 लाख के आसपास थे, अभी 4 लाख के आसपास हो गए, कम हो गई है नंबर। तो बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव समझ लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार जो वीक हैंड्स है वो निकल जाते हैं और स्ट्रांग हैंड्स धीरे धीरे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने लगते हैं। यानी कि क्वांटिटी कम होती है लेकिन कन्विक्शन बढ़ता है। यानी कि पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव असल में एफआईआई और पब्लिक होल्डिंग, ये दोनों के अंदर हमें दिख रहा है। तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव यहाँ पे दिखा है। फाइनेंशियल्स अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी चैलेंज बनी हुई है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट पहले के मुकाबले मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि जब स्मार्ट मनी किसी कंपनी में धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाना शुरू करती है तो कम से कम वो कंपनी हमारे वॉच लिस्ट में जरूर आ जानी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात एक और, कॉनकॉल, ये जो अभी के रिसेंट मई मंथ की कॉनकॉल थी, उसकी पूरी समरी है, एआई समरी। उसका हम लास्ट वाला जो है ना की टेक अवेज, यस, इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, पॉइंट वाइज ही जाएंगे, राइट। अभी मैं इसको आप एकदम इजी भाषा में आपको समझाऊंगी ताकि बहुत सारा ऐसा भारी भरकम कंटेंट ना लगे। देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैनेजमेंट है वो कंपटीशन की बात कर रहे हैं। एनबीएफसी सेक्टर में कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है।
मैनेजमेंट ये बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ने ये भी माना है कि आज मार्केट में बहुत सारी मजबूत ट्रिपल ए रेटेड एनबीएफसी मौजूद है, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा मुकाबला बैंक से लड़ने में नहीं है, उनको बैंक के साथ कोलाब्रेशन करना है, बैंक के साथ मिलके पार्टनरशिप करके बिजनेस बढ़ाना है। यानी कि कंपनी खुद को कंपटीशन की बजाय कोलाब्रेशन मॉडल पे ले जाना चाहती है। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव है। देन दी दूसरी बात, मैनेजमेंट ने यहाँ पे सिर्फ होम लोन तक सीमित नहीं है रहना चाहती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लैंडिंग दोनों का एक्सपीरियंस है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी के बारे में उन्होंने क्या बात की है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रोथ सिर्फ पैसा लगाने से आती है, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हम बड़ी फैक्ट्रीज नहीं बना रहे, हम लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, सेल्स टीम को मजबूत कर रहे हैं। यानी कि आने वाले सालों में खर्च बढ़ेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन सही रहा तो यही खर्च वो फ्यूचर अर्निंग में बदल सकता है। देन एनआईएम की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसके ऊपर उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। जैसे जैसे उनका असाइन लोन बुक बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रेड इंप्रूव होंगे। और सीधी भाषा में बोलूं तो कंपनी को ये उम्मीद है कि भविष्य में हर लोन पहले के मुकाबले ज्यादा अर्निंग देगी। अगर ऐसा होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, लॉस क्यों आया? तो मैनेजमेंट ने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो बड़े राइट ऑफ और प्रोविजंस हुए उन्हें वो बिजनेस फेलियर की तरह नहीं, लेकिन बैलेंस शीट क्लीन अप की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि जो पुराने प्रॉब्लम लोन्स थे उन्हें साफ कर दिया गया है और आने वाले समय में करीबन 7,000 करोड़ उसकी रिकवरी आने की भी उनको उम्मीद है। अगर ये रिकवरी वास्तव में होती है तो आने वाले जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे उसके ऊपर भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है, इसलिए इन्वेस्टर को एक्चुअल एग्जीक्यूशन का इंतजार करना चाहिए। अब कॉन्कॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, अभी मैनेजमेंट ने क्या कहा है, लीगेसी क्लीनअप, लीगेसी इश्यू अब लगभग अभी खत्म हो चुके हैं। अभी फोकस क्लीनअप पे नहीं है, ग्रोथ पे है उनका। यानी कि उनके मुताबिक कंपनी अब सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में प्रवेश करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही है, पहले कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन अब उनका कहना है कि हायर कैपिटल और बेहतर क्रेडिट रेटिंग की वजह से जो बैलेंस शीट है उसकी ग्रोथ और मैनेज एसेट ग्रोथ दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो आने वाले सालों में बिजनेस की ग्रोथ पहले से कहीं तेज हो सकती है। और आखिर में मैनेजमेंट ने फंडिंग कॉस्ट को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फोकस बताया है, क्योंकि एनबीएफसी बिजनेस में जिस कंपनी को सस्ता पैसा मिलता है वही लंबे समय में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती है। मैनेजमेंट का टारगेट है क्रेडिट रेटिंग को और बेहतर बनाना, ताकि फ्यूचर में फंडिंग कॉस्ट कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके। तो मुझे मैनेजमेंट पहली बार डिफेंसिव नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। अब अगले 2-3 साल में इन सभी प्रोमिसेस को नंबर्स में बदलना होगा मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कर लेती है तो सम्मान कैपिटल की पूरी कहानी ही बदल सकती है, और अगर एग्जीक्यूशन कमजोर रहा तो ये सारी बातें सिर्फ प्रेजेंटेशन बनकर रह जाएगी। इसलिए कॉन्कॉल को पॉजिटिव हम जरूर मान सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। चलिए तो अभी हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2018 में कंपनी ने टॉप बनाया था, वहां से लगातार डाउन ट्रेंड में ही है। 1200, 1000, 800, 500, 300, 100 रुपए के आसपास भी आ गई थी, राइट। तो लेकिन अब देखोगे तो यहां से अगर देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स में प्राइस लगातार नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन साइडवेज बेस बना रहा है। और मार्केट में एक रूल होता है, द लॉन्गर द बेस द स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट, और मुझे पर्सनली ये चीज यहाँ पे दिख रही है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चार्ट को देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, देखिए ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। अभी देखिए यहाँ पे लोअर लो बनना बंद हो चुका है, अब प्राइस जो है वो हायर लो बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि सेलर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती दिख रही है, राइट। अभी डेली के ऊपर हम आते हैं तो हमें थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 175 से लेके 180
उसी के आसपास एक्यूमुलेशन यहाँ पे होता हुआ हमें दिख रहा है, राइट, कुछ महीनों से। लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 200 के आसपास, 190 टू 200 आप देख सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो देखिए, राइट, यहां से मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसको मैं अगर थोड़ा सा ट्रैक कर लूँ, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इतना हमें रेजिस्टेंस, तो 190 टू 200 जोन रहेगा हमारा रेजिस्टेंस के लिए। अगर ये जोन अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलता है प्राइस यहाँ से ऊपर, तो नेक्स्ट मोमेंटम की काफी स्ट्रांग होने की गुंजाइश बढ़ सकती है। अभी देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टॉक कल डबल हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टी ईयर बेस उसका ब्रेकआउट हमें मिलता है तो ऐसे स्टॉक्स में री रेटिंग देखने को हमें मिल सकती है। अब अगर पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक मल्टी ईयर बेस फॉर्मेशन दिखाई देता है। पिछले बहुत सारे सालों से स्टॉक ने एक मजबूत बेस बनाया है, और अगर आने वाले समय में ये मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो प्राइस री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फंडामेंटली देखें तो कंपनी अभी परफेक्ट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी प्रेशर में है, आरओई नेगेटिव है, रिसेंट फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, यानी कि टर्न अराउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट पहले से काफी स्टेबल दिखाई दे रही है, मैनेजमेंट ग्रोथ मोड की बात कर रहे हैं, फंडिंग कॉस्ट कम करने पे ऊपर फोकस कर रहे हैं, लोन बुक को दोबारा बढ़ाने की प्लानिंग है, और सबसे इंटरेस्टिंग एफआईआई होल्डिंग में काफी अच्छी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल जरूर है, लेकिन अभी प्रूफ नहीं मिला है हमें। जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उससे निकल कर जब भी कोई कंपनी टर्न अराउंड करती है तो सबसे ज्यादा पैसा भी वैसी कंपनी के अंदर ही बनता है, लेकिन हर टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ पेशेंस भी उतना ही जरूरी है। अगर मैनेजमेंट अगले कुछ सालों में प्रॉफिटेबिलिटी को वापस लेके आती है, लोन बुक को ग्रो करती है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंप्रूव होता है, और अपने कॉन कॉल में दिए गए प्रोमिस को नंबर्स में बदल देती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट इस कंपनी को आज की वैल्यूएशन से बिल्कुल अलग नजर से देख सकता है। मेरे लिए सम्मान कैपिटल आज एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, बल्कि ऐसा स्टॉक है जिसे लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ मॉनिटर करना पड़ेगा। अब आखिर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली क्या कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने सम्मान कैपिटल में अपनी एसआईपी शुरू की है, और इसके बारे में मैंने ट्विटर पे भी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको आज ही ये स्टॉक खरीदने के लिए बता रही हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं ऐसे टर्न अराउंड बिजनेसेस में एक साथ बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदती। मैं धीरे धीरे पार्ट में एसआईपी के थ्रू पोजीशन बिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी होगी और टर्न अराउंड में भी समय लगता है। अगर आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपने एग्जीक्यूशन से मुझे कन्विंस करती रहेगी तो मैं अपनी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा सकती हूँ, और अगर कंपनी मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस के खिलाफ परफॉर्म करती है तो फिर मैं अपने डिसीजन को रिव्यू भी करूंगी, और यही होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए आप मेरी एसआईपी की जो मैंने बात बोली है उसको रेकमेंडेशन जैसा मत लेना। इसे सिर्फ मेरी पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी ही आपको समझना चाहिए। आपका कैपिटल है, इसलिए फाइनल डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। अपना रिसर्च कीजिए, रिस्क को समझिए और तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल रिसर्च वाले डिटेल वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपने भी सम्मान कैपिटल को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है या अभी आप और कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। अभी हम मिलते हैं वापस नेक्स्ट डीप रिसर्च एनालिसिस में। थैंक यू।